हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट जोधपुर। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटर। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, है ना। पूरा 12 का सिलेबस अवेलेबल है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, है ना। और अब मैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स दे रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी करना। मान लो 1 घंटा फ्री बैठे हो, 1 घंटा वेस्ट कर लिया, एक गिल्ट आता है ना अंदर से कि मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। उसमें तुम वो यूट्यूब शॉर्ट्स कर लो, 1, 2 या 3, कम से कम 3 लगाओ। तो 3 शॉर्ट्स अगर तुमने देख लिए, 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इजी इसलिए रहेगा, टाइम इसलिए बचेगा क्योंकि तुम कॉपी खोलो, फिर वो टॉपिक ढूंढो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर लर्न करो। तो इसमें तुम्हारे गए 10 से 15 मिनट, लेकिन वो 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर वो यूट्यूब शॉर्ट है वो तुम्हें याद हो जाएगा और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स में, वो तुम्हें करके जाना एग्जाम में। फिर ये मत बोलो मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना, टाइम निकल गया। तो टाइम बचाओ, ठीक है। तो चलो आज हमारा टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। करके जाना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना बातें करें। अल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र, क्वेश्चन नंबर 1, अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला। तो देखो अल्कोहल ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम है, CnH2n+2O। ये फॉर्मूला अल्कोहल का भी है, ये फॉर्मूला ईथर का भी है। अगर स्पेशली अल्कोहल का लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते थे, CnH2n+1 और OH। आई बात समझ में? क्योंकि अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र समान है, बट फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, इसलिए ये क्रियात्मक समूह समावयवी FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखो, फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनेगा? तो बच्चों जब फिनॉल एयर और लाइट के कांटेक्ट में आएगा, है ना, यहां मैं लिख देती हूँ फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल वायु में जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, लाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो फिनॉल होगा ऑक्सीडाइज्ड, है ना। मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड बाहर, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑक्सीजन लिख देती हूँ। वाटर यहाँ से बाहर गया तो देखो ध्यान से, है ना, ऑक्सीजन का बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड अगर मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, ये बॉन्ड आगे और ये कुछ ऐसा, तो इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तुम चाहो तो क्विनोन भी लिख दो तो भी चलेगा, तुम चाहो तो बेंजोक्विनोन लिख दो तो भी चलेगा, एक ही बात है। क्यूनॉन अलग है बच्चे, किसी ने कमेंट भी डाला था, क्यूनॉल अलग है। अगर OH होता ना तो क्यूनॉल बोलते, क्विनॉल बोलते, हाइड्रोक्विनोन बोलते, वो एक ही बात है, बट दिस इज क्यूनॉन और बेंजोक्विनोन एक ही है। अब देखो आगे भी आप उसको बताओ कि भाई ये जो हमारा बेंजोक्विनोन बनता है, ये वापस फिनॉल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, ये कुछ ऐसा। ये फिनॉल के संपर्क में आके फिनॉल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनोक्यूनोन। दिस इज फिनोक्यूनोन। और बच्चे इसका जो रंग है ये होता है पिंक। तो फिनॉल को हवा में खुला छोड़ने पर ये गुलाबी रंग का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। रीजन आपको पता है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में वर्गीकृत करो, क्लासिफाई करो, प्राथमिक भी बताओ, द्वितीयक भी बताओ और तृतीयक भी बताओ। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान है CH2OH, समझे? 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान है CH2OH, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो आगे एक से ही जुड़ेगा तो हाइड्रोजन 2 होने चाहिए ना। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए तो तुम 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बन की डिग्री से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान है CHOH, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो फिर हाइड्रोजन एक ही लिखना है। और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान है ये कुछ ऐसा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी वैलेंसी तुम खाली कर दो 3। बात समझ में आ रही है? तो 10 ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है एंड लास्ट वन इज टर्शरी। तो इस तरह से तुम्हें आइडेंटिफाई करना। अब तुम क्या ही दिमाग लगाओ, बताओ, कर लोगे, है ना। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, CH2OH, तो तुम बोल दोगे ये 1 डिग्री है, ये प्राइमरी है,
ये प्राथमिक है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये भी CH2OH, तो यहाँ पे भी लिख दो भाई ये तो 1 डिग्री है। यहाँ देखो ये भी CH2OH, तो इसको भी बोल दो 1 डिग्री है। ये देखो CHOH दिख रहा है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो ऑब्वियस है कि 2 डिग्री है ना। यहाँ देखो CHOH, तो ये भी 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, द्वितीयक है ना। और यहाँ देखो ये C के साथ OH, जिस कार्बन पे OH कनेक्टेड है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो भाई ये टर्शरी है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसको आइडेंटिफाई करना था, क्लासीफाई करना था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के अंदर। कर लोगे, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी यही करना है क्या? अच्छा, इसमें एलाइलिक को पहचानना है। तो बच्चे एलाइलिक मतलब कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। एलाइलिक मतलब मुझे एक sp3 कार्बन चाहिए, है ना, और वो sp3 कार्बन नेक्स्ट टू क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। द्विबंध से जुड़ा sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो देखो डबल बॉन्ड वाला ढूंढो, यहाँ तो कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, छोड़ो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, छोड़ो, और यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो देखो ये कार्बन जिससे OH कनेक्टेड है ना, ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन sp3 भी है। तो मैंने यही तो कहा था sp3 कार्बन ढूंढो जो डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो। तो भाई ये जो है ना बच्चे, दिस इज एलाइलिक। आइडेंटिफाई करो एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है? कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। आगे बढ़ो। प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल धात्विक सोडियम से थोड़ा तेजी से रिएक्ट करता है। अब इसको समझाने के लिए तुम ऐसे बोलो कि देखो भाई क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, है ना, अल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं। अब सोडियम मेटल है, पानी में डाल दोगे तो भी हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, अल्कोहल में डालोगे तो भी हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, है ना। सोडियम गएगा, मेरे रहते हुए हाइड्रोजन घर में नहीं रहना चाहिए, हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा RONA, है ना। ये आयनिक बॉन्ड इसलिए डैश मत करना, प्लस H तो होता नहीं, तो हम कहेंगे हाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है भाई, ये है सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब अल्कोहल में सोडियम मिलाते हैं, आंसर है सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपैरिजन था। तो तुम बोलो कि भाई इस रिएक्शन में बॉन्ड फ्यूजन, इस अभिक्रिया में कौन सा बंध विखंडन होता है? OH बंध विखंडन। इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है? तो हम कहेंगे भाई इस रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहा है, OH और H के बीच का बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, OH बंध विखंडन होता है। अब अल्कोहल की वो रिएक्शन जिनमें OH बंध विखंडन होता है, उनमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, बोलो, यहाँ पर कार्ब धनायन तो बनेगा नहीं, है ना, ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ रह रहा है, तो कार्ब धनायन बनता तब तो ऑर्डर होता 3:1। लेकिन यहाँ कार्ब केटायन नहीं बन रहा है ना। तो अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं या अल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्य का क्रम जिनमें OH बंध विखंडन होता है, तो भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर था 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये सब की पॉइंट्स हैं, आपको ये सब समझाना पड़ेगा इस 1 नंबर के सवाल के लिए, है ना। क्वेश्चन है प्राइमरी अल्कोहल की कंपैरेटिवली टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सोडियम से कम तेजी से क्रिया करता है। मतलब प्राथमिक ज्यादा क्रियाशील है और टर्शरी कम क्रियाशील है। तो तुम बोलोगे इसको साफ कि भाई ये जब सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो OH बंध विखंडन होता है। जब OH बॉन्ड फ्यूजन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 3 डिग्री अल्कोहल से, इसलिए यहाँ धीमे अभिक्रिया होती है, यहाँ तेज अभिक्रिया होती है। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर दोनों के अणुभार मोलर मास सेम है, लेकिन इथेनॉल लिक्विड है और ईथर गैस है। तो भाई इसका तो साफ आंसर है, इथेनॉल में OH बंध होता है ना। पहला की पॉइंट, इथेनॉल में कौन सा बॉन्ड है? OH बंध। अब OH बंध में तो ऑब्वियस है O नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो OH समूह होता है ना। और ये कौन सा नेचर है? तो भाई OH जो है वो पोलर है, ध्रुवीय प्रकृति, एक हिस्सा प्लस एक हिस्सा माइनस। तो मैंने एक अल्कोहल लिखा, फिर मैंने दूसरा अल्कोहल लिखा, फिर मैं तीसरा अल्कोहल लिख देती, ठीक है। तो भाई देखो हमने अल्कोहल लिख दिया, अब क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता?
तो हम कहेंगे ना हाँ भाई प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो ही सकता है, इसमें क्या तकलीफ है ना। तो अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में मॉलिक्यूल पास पास आ गए ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में अणु पास पास आ जाते हैं, यानी एसोसिएट होते हैं, इनमें आणविक संगुणन होता है। ठीक है, अब इनमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, आणविक संगुणन है, अणु पास पास आ जाते हैं, इस चक्कर में इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, तो हम कहेंगे भाई ये लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये की पॉइंट्स है, ये आपको लिखने और ये बना के बताना है ना। सिमिलरली हम कहेंगे ईथर में काहे का हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, मुझे हाइड्रोजन पॉजिटिव तो मिला ही नहीं, तो हम कहेंगे ईथर की ध्रुवीयता कम होती है, अल्कोहल की अपेक्षा ईथर कम पोलर होते हैं, ईथर्स आर लेस पोलर देन अल्कोहल, तो ईथर में पोलैरिटी कम है और यहाँ कोई हाइड्रोजन बंध भी नहीं है। सीधा लिख दो अंतराणु कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। अब कोई बॉन्ड ही नहीं है कनेक्टिविटी के लिए, पोलैरिटी भी कम है, इसलिए अणु दूर दूर रहेंगे और भौतिक अवस्था गैस होती है। क्लियर, जो लिख रही हूँ वो की पॉइंट्स आपको अपनी बातों में की पॉइंट्स लिखने, आंसर में लिख दूँ तुम उसको रट लो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों कहीं थोड़ा लिख के आना, और ना एग्जाम में तुम्हें इतना रटावा याद रहेगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बच्चा अल्कोहल द्रव है, आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। अब गलती क्या करते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दोगे, वहां नंबर कटेंगे, क्योंकि अंतराणु हाइड्रोजन बंध लिखना जरूरी है। फिर क्यों अंतराणु हाइड्रोजन बंध तो भी बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो ये OH बॉन्ड है या OH ग्रुप लिख दो, है ना। अल्कोहल में जो OH ग्रुप है ना वो पोलर है, ध्रुवीय प्रकृति का है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए अणु पास पास आ जाएंगे, इसलिए द्रव अवस्था है। फिर ये तो द्रव है वो ठीक है, वो गैस क्यों है वो कौन बताएगा, तो बच्चे अगर इसका लिख दिया द्रव है ओके, तो जो द्रव नहीं होता वो गैस होता है क्या, उसका भी बताना है कि वो गैस क्यों है। आई बात समझ में, ये आपके की पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट तुम्हारे पास है IUPAC, नेमिंग कर दो। देखो फर्स्ट कंपाउंड आपके पास है लॉन्ग चेन, गिनो कितने कार्बन की दिखाई दे रहा है ना, बराबर देखो लंबी श्रृंखला है ना। देखो अल्कोहल है तो लेना पड़ेगा, आई बात समझ में, OH ग्रुप वाला कार्बन आपको लंबी श्रृंखला में लेना पड़ेगा, चाहे फिर चेन कितनी छोटी हो जाए। ठीक है, वापस लिखूँ क्या मैं, देखो ये कुछ ऐसा है, CH3 CH2 फिर CH CH2Cl है ना, फिर CH फिर CH2OH और फिर आ रहा है आइसोप्रोपाइल, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, ये लो। ठीक है, ये बाहर ही छूटेगा, तो बच्चे ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 3 पे छूट रहा है क्लोरोमिथाइल, दिख रहा है 3 पे क्या छूट रहा है, क्लोरोमिथाइल, और 2 पे वैसे तो आइसोप्रोपाइल है बट आप उसको 2 प्रोपाइल लिखो, 2 पे छूट रहा है 2 प्रोपाइल। ठीक है, और 3 पे क्या छूट रहा है, तो पहले इसको लिखो ना, 3 पे छूट रहा है क्लोरोमिथाइल, CH3 होता तो बच्चे मिथाइल, CH2Cl है तो क्लोरोमिथाइल, तो 3 पे क्लोरोमिथाइल, 2 पे 2 प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल भी ठीक है बट नंबर काटने का मौका मत दो उसको, इसलिए 2 प्रोपाइल लिखो, फिर प्रोपाइल है कनेक्शन 2 से है, बाकी लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंटेन है ना, और 1 पे क्या है ऑल, तो पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, सेकेंड देखो उसको भी लिखूं मैं, ऐसा कुछ है CH3 CH CH3 फिर है CH2 देन CH फिर OH फिर CH फिर CH2OH और फिर CH3। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, फिर से लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, तो भाई लॉन्ग चेन सेलेक्ट करी तो अल्कोहल तो लेना पड़ेगा ना चेन में, ले लो, है ना। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको कम से कम देना है, और कम से कम में 1 मिल रहा है तो 1 चलो, आई बस समझ ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 पे आ रहा है तो वहां से चलोगे ना, इसलिए। अब देखो मिथाइल बाहर छूटा, 2 और 5 में मैथिल छूटा हुआ है, तो 2, 5 डाई मैथिल। ठीक है भाई,
2 मैथिल छूटे हैं ना बच्चे, तो डाई मैथिल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 6 की, तो 6 को क्या पढ़ोगे? हेक्सेन, तो हेक्सेन लिख दो। अब अल्कोहल का सफिक्स अनुलग्न ऑल है, लेकिन अल्कोहल खुद ही 2 बार है, 1 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है, तो 1,3 डाई ऑल। बस बोलो, ये हो गया 1,3 डाई ऑल। थर्ड वाला तो सिंपल है, देखो यही बना लेते हैं इसको। OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसको 1 दे दो, फिर ये 2 और ये 3, तो इसको लिखे 3 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, 3 पे लिख दो ब्रोमो। लंबी श्रृंखला देखो 6 कार्बन और बंद है, तो बच्चे इसको साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, और सफिक्स जो है वो ऑल है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल ऐसे लिखो। ठीक है। फोर्थ में देखो लॉन्ग चेन है ना, फोर्थ में देखो लॉन्ग चेन सीधी ही लेने। अब यहाँ देखो 1 नंबर पे कुछ नहीं, अल्कोहल लाओ 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो यहाँ से चलो ना 1 2 3 4 5 6, अल्कोहल आपका 3 पे आ रहा है। अब देखो 6 कार्बन के लिए हेक्स है ना, और 1 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्सीन लिख दो, या 1 हेक्सीन लिख दो, या हेक्स 1 इन लिख दो, और 3 पे क्या है? ऑल, तो हेक्स 1 इन 3 ऑल, दिखाई दे रहा है बराबर। ठीक है। अब यहाँ आओ, लॉन्ग चेन देखो, तो लॉन्ग चेन तो सीधी है, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? 2 पे क्या लिखा है बेटा? 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्या लिखा है? मैथिल, तो सीधा सीधा चलो कि भाई 2 पे तो है ब्रोमो, 2 पे है ब्रोमो, 3 पे है मैथिल, इंग्लिश में बोलते हैं मिथाइल, हिंदी में बोलते हैं मैथिल, है ना, उसमें परेशान होना नहीं है, अल्फाबेटिकल लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। ठीक है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो ब्यूट, 2 पे इन है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, और ऑल कितने पे है? 1 पे, तो 2 ब्यूटीन 1 ऑल, चाहे तो 2 ब्यूटीन ऑल लिख दो, वो 1 ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, है ना, और ये आपका हो गया हेक्स, हो गया 1 पे इन 3 पे ऑल। ठीक है, और ये भी बन गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो 2 और क्या था 5, 1 2 3 4 5, हाँ 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। अब बाकी ये तो मैंने बना लिया, क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, मीथेनॉल पर उपयुक्त ग्रीनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त निम्न अल्कोहल कैसे विरचित किए जाएंगे। ठीक है। अब देखो आपको मीथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, बात समझोगे तुम मेरी, मीथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन ये कह रहा है अल्कोहल ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं सिंपल RMgX की रिएक्शन करा के बताती हूँ। देखो RMgX की रिएक्शन मीथेनेल, एल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अब तुम्हें प्लस माइनस पता है, इसमें कोई लड़ाई थोड़ा ना है ना, ये O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, R नेगेटिव, ये तो सबको ही पता है। फिर मैंने तुम्हें सिखाया है कि ढांचा मत बदलना है, स्केलेटन नहीं छेड़ना, ये यूं का यूं लिखो HCHO, इसी को छेड़ देते हो ना तुम्हारी रिएक्शन गलत हो जाती है, ये यूं का यूं लिखो। डबल सिंगल में इसलिए कन्वर्ट हुआ है कि भैया आ रहा है ना, देखो ये MgX के मैं O से जुड़ जाता हूँ और ये R रहेगा कि ठीक है मैं इस कार्बन से जुड़ जाता हूँ, तो कार्बन के ऊपर तो R आ गया, यहाँ आपका O के साथ क्या आ गया MgX, बॉन्ड लगाना नहीं, आयोनिक होता है ना इसलिए OMgX। अब इसका जलोगठन कर दो, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई इसको हाइड्रोलाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करें, Mg प्लस था तो MgX पानी से OH उठा के ले जाएगा और ये H इधर लगा दो, तो मेरा आंसर है RCH2OH, RCH2OH। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ना बना था, ये तो आपने फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर ली, ये तो कह रहा है ये बनाओ,
बना लेंगे, शांति में तो रखें, है ना। तो ये बना लिया, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे देखो CH2OH तो आ जाएगा अपने आप। अगर मैं RMgX लेऊंगी तो आंसर में CH2OH तो आ जाएगा, आएगा फॉर्मल्डिहाइड से, बट आ तो जाएगा। मुझे तो ये देखना है कि R की जगह तुम क्या मांग रहे हो, तो R की जगह तुम ये मांग रहे हो, है ना। इसका मतलब कि अगर मैं R की जगह, है ना, यदि मैं R की जगह क्या लूँ, आइसोप्रोपाइल CH3CH तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे लिखना चाहिए, मुझे कैसे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए RMgX, यानी मुझे ऐसे लिखना चाहिए CH3CH3MgX। ठीक है, इसकी रिएक्शन में कराऊं फॉर्मल्डिहाइड से, उसके बाद में करूं जल अपघटन। आपको ये पूरा रिएक्शन वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले रिएक्शन लिख दी, मतलब आपको रिएक्शन आती है। अब आपको पता है अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, पहले ये स्टेप करूं फिर ये स्टेप करूं, तो आंसर मेरा ये आ ही जाएगा, यानी CH3CH3CH2OH, ये आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली बच्चे अगर, अब देखो CH2OH तो यहाँ पे भी है, वो तो मुझे मिल ही रहा था, यानी R की जगह क्या लेना है, साइक्लोहेक्साइल। तो अगर हम R की जगह ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें, ये है ना, यानी मुझे ये रिएक्शन करानी चाहिए साइक्लोहेक्साइल MgX, करके देख लो। विश्वास नहीं होता तो ये ले लो, मैंने RMgX लिखा, तुम ये ले लो, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करो, फिर जल अपघटन करो, देखो वो बनता है कि नहीं, है ना। तो हम कहेंगे अगर पहला स्टेप हम ले लें फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा स्टेप ले लें हम हाइड्रोलिसिस, तो हम जरूर वहाँ पहुँच जाएंगे। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, IUPAC नाम क्या है इसका, ये मीथेनॉल, फंक्शनल ग्रुप बाहर है ना, तो एक ही कार्बन की श्रृंखला होगी मेथेनॉल, और इसका क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी की तरह लो तो साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ठीक है, ये चलो आगे देखें। अब आपको कुछ रिएक्शंस लिखनी है, देखो पहला है रिमर-टिमैन रिएक्शन, रिमर-टिमैन अभिक्रिया। देखो रिमर-टिमैन कैसे लिखनी थी, तो आप ले फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया आप कराओ क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। फिनॉल ऑर्थोपेरा निर्देशी है, लेकिन जब भी फिनॉल की रिएक्शन में तुम NaOH लेोगे ना, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो ऑर्थो बनेगा, है ना। जब भी तुम सोडियम फिनॉक्साइड बना के काम करोगे ना, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो बनता है। तो फिनॉल ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, और NaOH KOH कुछ भी ले लो। तो देखो ये 3 NaCl बाहर गया, ये तुम्हारा 1 वाटर बाहर गया, ये OH और यहाँ से H वाटर बाहर चला गया। अब रिमेनिंग क्या है फटाफट लिख दो, तो OH और साथ में क्या है CHO, तो आप ये बना दो, OH और साथ में क्या है CHO, इसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है भाई, इसको हम लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट कॉल्बे अभिक्रिया या कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया। अब इसको भी देखो शॉर्ट में बता रही हूँ इजी तरीके से, हमें फिनॉल तो लेना ही है, कॉल्बे स्मिट है, कॉल्बे विद्युत अपघटन अलग है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये कॉल्बे स्मिट है। फिनॉल ले, अब तो पता वैसे तो फिनॉल ऑर्थोपेरा निर्देशी है, लेकिन कॉल्बे स्मिट में NaOH लेना। तो फिनॉल की अभिक्रिया में जब भी NaOH आया तो मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो रहेगा, पैरा नहीं रहता है। तो फिनॉल ले लिया, आपको लेना है CO2 और आपको लेना है NaOH। ठीक है, देखो पहले फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करा दो, तो हम कहेंगे ओके सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। अब मुझे बताइए आंसर तो ऑर्थो पे आएगा, तो अभी कह रहे हैं आप पहला स्टेप CO2 से अभिक्रिया कराओ, दूसरा स्टेप इसका जल अपघटन कर दो। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया है, जल अपघटन करूंगी तो वापस फिनॉल बन ही जाएगा, वो कोई बड़ी बात है नहीं ना, NaOH निकल जाएगा और फिनॉल लग जाएगा। मेन चीज़ है CO2 की एंट्री कराना, और Na है तो ये ऑर्थो पे एंटर होगा, तो ये CO2 यहाँ एंटर करा दो तो COH हो जाएगा ना, है ना। अब रिएक्शन क्या है, कैसे, अपने को क्या करना है, अब उनको डायरेक्ट उसको आंसर बताना है, तो ये फिनॉल बन जाएगा और ये COOH बन जाएगा। तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH सैलिसिल्डिहाइड, फिनॉल NaOH CO2 जल अपघटन, आंसर सैलिसिलिक अम्ल,
सीधी सीधी रिएक्शन आपको लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर आपको जज नहीं करने बैठेगा ये कैसे हुआ क्या हुआ, आपको सीधा आंसर देना है, ठीक है। ये लिख सकते हो आप इस तरीके से। नेक्स्ट, डफ आपके कोर्स में नहीं है भाई, है ना। डफ होती है फिनॉल की अभिक्रिया, मैं लिख देती हूँ आपके, लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं। फिनॉल की अभिक्रिया आपको पहले तो यूरोट्रोपिन से करानी थी, CH2 6N4, हाँ, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। ये होता है यूरोट्रोपिन, यूरिनरी डिजीज में गठिया रोग की बीमारी का इलाज करने के काम आता था। फिर यहाँ जो प्रोडक्ट है ये आपका है एन मिथाइल सैलिसिल्डिहाइड, एन मिथाइल एल्डिहाइड, कुछ ऐसा, सॉरी, ये ऐसा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस था, तो आपको आंसर मिलेगा ये OH और CHO, है ना। एन मिथाइल है, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगाना है, फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे ना। बोरिक एसिड भी होता है, बट ये एनसीईआरटी में है नहीं, तो ये आपको नहीं करनी, इसको स्किप करो। नाउ गाटरमैन रिएक्शन, अब गाटरमैन कोच अलग है और गाटरमैन अलग है, गाटरमैन सैंडमेयर भाई भाई है ना। तो सैंडमेयर में क्या था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, गाटरमैन में भी यही लेना है। अब यहाँ तुम अगर HCl लेते हो, ठीक है, सैंडमेयर होता तो इसका मैचिंग सॉल्ट लेते हैं, मतलब HCl ले तो कॉपर क्लोराइड ले लो Cu2Cl2, और HBr ले लो तो Cu2Br2 ले लो। बट जब तुम गाटरमैन पढ़ते हो तो तुम्हें कॉपर सॉल्ट नहीं लेना है, कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हीट करना है। तो अब हीट कर लो, तो यहाँ से तो हम कहेंगे HCl गायब, नाइट्रोजन गायब, और ये क्लोरीन यहाँ लगा लो, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये 4 नेम रिएक्शन पूछ ली इसने फिनॉल में से, कर लोगे, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट देखो, इन कंपाउंड्स के IUPAC नाम दो। दिख रहे हैं आपको कंपाउंड्स, है ना। एक बार मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाला तो है CH3, CH, फिर CH, OH, फिर C, और 3 बार आपके पास है मिथाइल, ठीक है। पहला काम होता है लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो सीधी नजर आ रही है, सीधी चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर नंबरिंग करो, तो भाई नंबरिंग में अल्कोहल 3 नंबर पे आ रहा है, चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से। लेकिन अगर मैं यहाँ से चलती हूँ तो मिथाइल एक बार ही है, और यहाँ से चलो तो मिथाइल 2 बार है, तो 1 2 3 4 5, है ना। घर से निकलूँ, लेफ्ट से जाऊँ 2 शॉप्स आ रही है, 2 काम हो रहे हैं, है ना, और राइट में जाऊँ तो एक ही शॉप पे एक ही काम हो रहा है, तो फिर लेफ्ट वाला काम पहले करना है। तो जहाँ अधिकतम प्रतिस्थापी मिले वहाँ से चलना है, कम से कम नंबर देना है ना। तो हम कहेंगे चलो कितने मैथिल बाहर है, तो 1 2 3 मैथिल बाहर है। जगह कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे 2 2 3, 3 मैथिल है तो बेटा ट्राई मैथिल लिख दो। लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखो, और 3 नंबर पे ऑल है तो पेंटेन 3 ऑल लिखो, ठीक है। अब ये सिंपल है, देखो इसको यहीं पकड़ लेते हैं हम। यहाँ लॉन्ग चेन देखो सीधी ले लेते हैं, अब ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हमने लॉन्ग चेन सीधी ले ली। अब देखो यहाँ चलो 1 2 3 पे एथिल, 4 पे अल्कोहल, जबकि यहाँ चलो तो 2 पे ही अल्कोहल, तो भाई यहाँ से चलो, बात समझ में आ रही है, ऐसे चलो। अब देखो इथाइल कितने नंबर पे, 5 पे, है ना, तो आपको लिखना है 5 पे तो इथाइल है, ठीक है, 5 इथाइल। लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन है तो आप हेप्टेन लिख दो, ठीक है। अब ऑल कहाँ पे बेटा, तो 2 और 4 पे, तो हेप्टेन 2 4 डाई ऑल, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ भी सिंपल है, देखो थर्ड वाले में ज़्यादा है ही नहीं, 4 कार्बन ही तो है, CH3 CHOH, अगेन CHOH और फिर CH3, ठीक है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन ये रही, देखो कितने कार्बन की है लॉन्ग चेन, 4 कार्बन की, देखो 1 2 3 4, नंबरिंग कहीं से ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन, 2 और 3 पे ऑल है 2 बार, तो 2 3 डाई ऑल, ब्यूटेन
2,3 डाईऑल। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे भी सिंपल ही है। देखो लॉन्ग चेन तुम्हारे पास 3 कार्बन की ही है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोपेन। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो आपके पास आएगा प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि देखो एक 3 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है, एक 1 नंबर पे है, तो प्रोपेन 1 2 3 और आपको लिखना है ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल ही है ना। यहाँ क्या लिखोगे, देखो बेंजीन पे OH फिनॉल है ना, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2, तो भाई ये है 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। तो ये भी सेम ही हो गया ना, देखो ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। अब यहाँ देखो, इसको अगर मैं 1 दूंगी तो ये 2 देना ही पड़ेगा, 2 पे या कुछ नहीं है तो यहीं चलोगे ना, 3 4 5। देखो मिथाइल कहाँ पे, 2 और 5 पे, तो 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल। सही है। और यहाँ चल लो, ये भी 1 नंबर, अब किसी को ही दे दो 2 नंबर, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको मैं वहां लिख देती हूँ, मिथाइल है और यहाँ क्या आइसोब्यूटाइल है, बीच में ईथर है ना। देखो ये मिथाइल है, फिर ये आपकी आइसोब्यूटाइल है, ऐसा। ठीक है ना, कॉमन नेम तो मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। अब ईथर को लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी एल्के। क्या भाई, ईथर को क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्केन मतलब लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन तो ये है ना, तो लॉन्ग चेन में तो प्रोपेन है। ठीक है, 1 2 3, लॉन्ग चेन में क्या है, प्रोपेन। अब 1 पे मिथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है, तो लिखो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और फिर क्या लिखना है, प्रोपेन। ठीक है, 9th हो गया। 10th आपका ये ऐसा है, देखो C6H5, देखो C6H5, इसको बेंजीन लिख दूं क्या, C6H5 मतलब क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन पे O, फिर CH2CH3, तो एल्कोक्सी एल्केन होता है ना। एल्केन मतलब जो बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप तो बेंजीन है, और एल्कोक्सी छोटा वाला तो ये इथॉक्सी हुआ, तो इसका नाम लिखेंगे इथॉक्सी बेंजीन। अब तुम्हारे दिमाग में फेनिटॉल आ रहा है, तो फेनिटॉल सही है, लेकिन वायु भी थोड़ा है ना, इथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ देखो C6H5O C7H15, C6H5O C7H15 और ब्रैकेट में N। N मतलब नॉर्मल, यानी लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन है। तो मुझे तो एल्केन बनाना था, एल्केन बनाऊं एरीन बनाऊं, जो बड़ा है वो बनाऊं, तो 7 कार्बन तो बड़े ही है ना, और 7 सीधे है, क्योंकि उसने N लिखा है, मतलब 7 सीधे है, कहीं टर्न भी नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगी लॉन्ग चेन तो 7 की दिख रही है, तो हैप्टेन तो आएगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा बच्चे फिनॉक्सी हैप्टेन। ठीक है, तो इसका नाम आप लिखेंगे फिनॉक्सी हैप्टेन। क्लियर है। अब आगे वाले को देखो, यहाँ इसको भी मैं वापस लिख देती हूँ, CH3CH2, फिर O, CH3CH2O, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल दिख रहा है ना, द्वितीयक ब्यूटिल, इसको भी पढ़ना सीखो थोड़ा। ठीक है, द्वितीयक ब्यूटिल है क्योंकि लंबी श्रृंखला ले दे के 4 कार्बन की है ना। अगर तुम्हें लगा कि लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की है, मतलब अभी गड़बड़ है IUPAC में। ध्यान से देखो, लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की है, कोने से तो नीचे उतर ही सकते हो ना, बीच में नीचे नहीं उतरते हो, T बन जाएगा तो नीचे नहीं उतरते, लेकिन कोने से तो उतर सकते हैं ना। L बन रहा है तो तकलीफ क्या है, तो ये L ही तो बन रहा है। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, नंबरिंग इधर 1 2 3 4,
2 पे इथॉक्सी है बच्चे, 2 पे इथॉक्सी, और बाकी 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। तो यहाँ आपके पास हो गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम ही है। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से ज्यादा है। तो बच्चे प्रोपेनॉल, ठीक है, और अणुभार समान है ना, ब्यूटेन अणुभार समान है। तो पहला तो बॉइलिंग पॉइंट जो अणुभार के समानुपाती होता है, लेकिन अणुभार समान है। तो सेकंड पॉइंट आपको देखना है ध्रुवीयता। तो आप बताएंगे प्रोपेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल में OH ग्रुप है, OH ग्रुप ध्रुवीय प्रकृति का है, इसलिए अल्कोहल में होगा अंतराणु हाइड्रोजन बंध। सारे की पॉइंट्स बताए थे अभी 2 मिनट पहले तो बताए थे। ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। इस चक्कर में अणुओं में क्या होगा, संगुणन, इसलिए ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है। और दूसरा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्वथनांक जो है वो उच्च होगा, क्योंकि अणु पास पास रहेंगे। ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ध्रुवीय नहीं होते हैं, और जो लोग ध्रुवीय नहीं रहते हैं उनमें तो वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है, जो कि सबसे दुर्बल है। अणु वैसे ही दूर दूर रहेंगे, है ना। तो अध्रुवीय होने के कारण हाइड्रोकार्बन के अणु वैसे ही दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक कम होता है। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कम होता है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया। अब देखो, अगर मैं ले लूं क्लोरोबेंजीन और मैं सोचूं कि फिनॉल बनाओ NaOH, है ना, डाउ प्रोसेस रहता है, ठीक है, डाउ से भी बनता है, रशिक से भी बनता है। क्लोरोबेंजीन ले लो NaOH, तो इतना सिंपल नहीं है, NaCl निकल जाएगा। आपने पढ़ा था हेलोएरीन प्रतिस्थापन दर्शाते नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूँ कि मैं 623 केल्विन तो टेम्परेचर रखूँ और मैं 200 से 300 ATM वायुमंडल दाब रखूँ, है ना, तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि NaCl चला जाएगा और फिनॉल आएगा। तो फिनॉल तो खुद ही अम्ल है ना, तो फिनॉल अम्ल है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो पहले स्टेप में क्या करो, सोडियम फिनॉक्साइड, NaCl जाएगा लेकिन फिनॉल बनेगा और फिर फिनॉल NaOH से क्रिया कर लेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड। वो इतना तो मैं इसको समझा नहीं सकती, तो मैंने ऐसे लिख दिया, वाटर निकालो, NaCl बाहर करो और सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। फिर तुम्हें अम्ल लेना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो आप इसका HCl ले लो, अम्लीय माध्यम में जल अभिटन कर दो। अब आपका आंसर तैयार है, फिनॉल। इंपॉर्टेंट चीज ये थी, आपको टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना है। भूल जाओ तो उच्च ताप उच्च दाब लिख देना। नाउ इथेनॉल को 453 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, और इसका मैकेनिज्म भी समझाओ। अब ध्यान से देखो, मेरे पास अल्कोहल के निर्जलीकरण की 2 अभिक्रियाएं। जब भी दिया हो अल्कोहल और सांद्र H2SO4, तो बच्चे आपके पास 2 चॉइस है। एक तो 2 एथेनॉल ले लो, है ना, और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो, तो आपका आंसर ईथर हो जाएगा। CH3CH2O CH2CH3, आपका आंसर हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। एक आप इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी, बीटा एलिमिनेशन, है ना। देखो OH जिससे जुड़ा है वो अल्फा, पड़ोसी क्या है, बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन से क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो ये वाटर निकल जाएगा, आंसर जो है हमारा एल्कीन, एथीन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। ये रिएक्शन कब होगी, तो टेम्परेचर होगा 413 केल्विन, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 453 केल्विन, है ना, क्योंकि इसमें एक ही अणु में से जल का त्याग करना है। तो ये एलिमिनेशन है, तो ये आपका हो गया 453 केल्विन। ये सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है, तो ये आपका 413 केल्विन, ठीक है। अब फिलहाल मुझे बोर्ड के हिसाब से पढ़ाना है, तो मुझे सिर्फ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देना है। और मैकेनिज्म में बच्चों के बहुत मैसेज भी आते हैं कि एग्जाम में मैकेनिज्म आएगा कि नहीं आएगा,
तो जनरली मैकेनिज्म नहीं आता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस बार आपका सिलेबस कम है, लगभग केमिस्ट्री में तो आधा या 60% सिलेबस है, तो एग्जामिनर कुछ नया पैटर्न बनाने की सोचेगा, है ना। पहले अल्कोहल 4-5 नंबर का होता था आपके बोर्ड्स में, तो कोई टेंशन नहीं थी। अब अल्कोहल आपका 7 नंबर का, 8 नंबर का है, तो फिर उसको ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो फिर वो अच्छे क्वेश्चन के साथ मैकेनिज्म भी डाल देगा कि भाई दे दो मैकेनिज्म समझाओ, बुक में तो है ही ना, तो तैयारी करके जाओ। आई बात समझ में? तो आपको लिखना है। अब देखो है बहुत सिंपल। देखो मैंने H2SO4 लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो कभी भी हम कोई रिएक्शन में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते तो 2 रीज़न होते हैं। एक तो हमें प्रोटॉन चाहिए, एक हमें निर्जलीकरण करना। इस रिएक्शन में मुझे प्रोटॉन चाहिए, है ना। तो पहले तो ये देखो भाई H2SO4 लिया है तो जरूर इसने प्रोटॉन छोड़ दिया होगा, है ना। इसका तो काम ही है प्रोटॉन छोड़ना, और प्रोटॉन आगे जाके अपना काम ढूंढ लेगा क्या करना है। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ स्टेप 1। अब प्रॉब्लम क्या है कि मतलब पता ही नहीं मुझे स्टेप 1 में क्या लिखना है। तो टेंशन मत लो, पहले तो शांत दिमाग से काम करो और टेंशन नहीं लेना है। प्रोटॉन छोड़ा है तो प्रोटॉन कुछ तो करेगा ही ना, है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखो इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है। प्रोटॉन को दिख गया मुझे कहाँ आक्रमण करना है, बोलो दिख गया होगा तुम्हें भी, है ना। प्रोटॉन कहेगा मैं तो बेचारा प्लस हूँ, ऑक्सीजन 2-2 लोन पर लेके बैठा है, मस्ती कर रहा है, तो मैं यहाँ इस पर दावा बोल देता हूँ। और ऑक्सीजन में मस्त है कि ठीक है तेरे को लोन पे डोनेट करना है, मैं कर देता हूँ, 2-2 लोन पर वैसी भारी है, ये डोनेट भी कर देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा बना CH3CH2OHH, है ना। ऑक्सीजन प्लस हो गया क्योंकि इसे लोन पे डोनेट कर दिया। अब अल्कोहल में तुमने प्रोटॉन जोड़ दिया तो इसको लिखेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब तुम्हें लिखना था स्टेप 1 में मैं क्या लिखूं, तो लिख दो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण। क्यों परेशान हो रहे हो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है ना, तो लिख दो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण। नहीं तो तुम ऐसा लिख दो प्रोटॉन का अल्कोहल पे आक्रमण, है ना, प्रोटॉन की अल्कोहल से क्रिया, ऑक्सीजन पे प्लस दिख रहा है तो ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। सब बातें सही है, जो तुम्हें लग रहा है तुम स्टेप 1 में वो डाल दो, जरूरी नहीं है बुक कहीं कहीं रटा रटाया लिखना है, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख दो। स्टेप 1 क्लियर है। अब स्टेप 2 की बात करें, है ना, स्टेप 2 पे जाए। देखो तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब ऑक्सीजन प्लस तो रह नहीं सकता, मस्ती मस्ती में प्रोटॉन डोनेट कर दिया वो एक अलग चीज़ है, पर अब तुम्हें भी पता है कि यार ये प्लस कैसे बना है, ऐसा तो सेट होगा नहीं, है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर बना के अलग हो जाएगा। अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दूँ तो वाटर अलग हो गया, और मेरे पास ऑक्सीजन माइनस और पहले से प्लस मतलब न्यूट्रल, और ये कार्बन प्लस हो गया। तो मैं कहूँगी ये कुछ ऐसा बना CH3CH2 प्लस वाटर। अब ध्यान से देखो बच्चे, कार्बोदनायन बना गया। CH3CH2 प्लस क्या है, इथाइल कार्ब केटायन। तो अब तुम्हें लगा कि मैं स्टेप 2 में क्या लिखूँ, मेरे को तो हेडिंग याद नहीं है, तो हेडिंग तुम बना सकते हो। या तो तुम लिखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से जल का त्याग, यहाँ लिखो कार्बोदनायन का निर्माण, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो लिख दो। स्टेप 2 कार्बोदनायन का निर्माण, स्टेप 2 एथिल कार्बोदनायन का निर्माण, या प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से जल का निष्कासन। सब बातें सही तो है, जो दिख रहा है वो लिख दो, ठीक है। स्टेप 3 इसलिए मैं लिख ही नहीं रही हूँ, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम लिख दो। स्टेप 3, अब देखो 453 पे एल्कीन बनता है, मैं वहां तो पहुंच ही गई हूँ, CH3CH2 प्लस। अब H मैंने अलग करके क्यों लिखा है वो भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्यों लिखूंगी अलग करके, मेरे को तो आंसर यही दिख रहा है। तो भाई अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड, है ना। तो पता है ना बॉन्ड जहाँ टूटता है वो नेगेटिव, पीछे वाला पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन तो निकल जाएगा और ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड, तो ये एथीन बन गया ना। और क्या होगा, तो मैं कहूँगी प्रोटॉन। तो स्टेप 3 तुम नहीं लिख सकते, डी प्रोटोनेशन, है ना, कार्बोदनायन में से प्रोटॉन का निष्कासन, कार्बोदनायन का विप्रोटोनीकरण, या एल्कीन का निर्माण, एथीन का निर्माण, जो ठीक लगे वो लिख दो। जो एग्जाम में याद आए ना वो लिख देना, एग्जामिनर आपको जज नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा मैकेनिज्म से लिखी है कि नहीं लिखी है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट, बढ़ती हुई अम्ल की बढ़ती हुई प्रबलता। देखो एक तो है मेरे पास फिनॉल, क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, क्रिसॉल होता है CH3 लगा दो फिनाइल के साथ, ठीक है। ये ऑर्थोक्रिसॉल, ये आपका मेटाक्रिसॉल, है ना, और ये आपका पैराक्रिसॉल, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पैराक्रिसॉल।
अब बच्चे अम्लीय सामर्थ्य जो है, चाहे फिनॉल का हो चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो, अम्लीय सामर्थ्य प्लस आई प्रभाव प्लस एम प्रभाव प्लस एच प्रभाव के इनवर्सली होता है। ईडीजी ग्रुप होंगे ना दान करने वाले, ईडीजी इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, उसके इनवर्स होता है ना। अब तुम चाहो तो प्लस आई लिख दो, प्लस एम लिख दो, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लिख दो। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी मैंने पढ़ाई और तुमने ध्यान से पढ़ी हो तो इनमें से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो भाई मिथाइल ग्रुप का तो प्लस आई प्रभाव होता ही है, प्लस एच भी होता है, मतलब मिथाइल ग्रुप ईडीजी तो अम्लीय सामर्थ्य को कम करेगा, है ना। तो मिथाइल ग्रुप हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम कहेंगे नुकसान पहुंचाने वाले को अलग रखो, ये ठीक लग रहा है। अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल का सबसे ज़्यादा, है ना, ये नंबर 1 फिनॉल है ये। फिर नुकसान पहुंचाने वाला ग्रुप जितना दूर हो उतना बढ़िया, पास होएगा तो और परेशान करेगा, तो जितना दूर हो मतलब 4th में और बढ़िया, फिर 3rd में क्योंकि यहाँ पे भी दूर है, और फिर क्या हो जाएगा 2nd, है ना, ये सबसे नज़दीक है, ज़्यादा परेशान करेगा इसको, ठीक है। 4th पैरा वाला, फिर मेटा वाला, फिर ऑर्थो वाला, और सबसे ज़्यादा आपका फिनॉल तो है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो ये भी एनसीईआरटी में तो नहीं है ऑक्सोनियम सॉल्ट, बट चलो लिख लेते हैं। मान लो डाई इथाइल ईथर, आपने इसकी अभिक्रिया कराई HCl से, ठंडे में करानी है डाइल्यूट HCl से, तो भाई H प्लस Cl माइनस, और तो पता ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर लेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर लेगा तो क्या हो गया, देखो C2H5 लिख दूँ क्या इसको, CH3CH2 को क्या लिख दूँ C2H5, ये भी C2H5, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, बिल्कुल कर रहे हैं, लुईस बेस, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है तो ऑक्सोनियम, बाहर Cl माइनस, नाम हो गया इसका डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तुम चाहो तो इसको तनु HNO3 से भी अभिक्रिया करा सकते थे, डाई इथाइल ऑक्सोनियम नाइट्रेट होता, H2 से 4 से कराते तो हाइड्रोजन सल्फेट होता, कुछ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में विभेद करने वाली रासायनिक अभिक्रिया और परीक्षण। तो देखो इसका भी मैंने तुम्हें शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट दिया था, ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस परीक्षण से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को अलग करेंगे। विक्टर मेयर से भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में विक्टर मेयर नहीं है, इसलिए ल्यूकस लिखना है, ठीक है ना। अब ल्यूकस अभिकर्मक बोलो, बोलो भाई क्या होता है ल्यूकस अभिकर्मक, आया जवाब, हाँ, सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस क्या AlCl3 ZnCl2, AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट है, तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिला दे तो ल्यूकस रिएजेंट। जब मैं अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकस अभिकर्मक HCl से कराऊंगी एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 में, तो देखो ये वाटर निकल जाएगा, मेरा आंसर RCl प्लस वाटर। अब हेलो एल्कीन वाटर में पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं है ना, बीच की स्थिति इसको अपन बोलते हैं आविलता टर्बिडिटी। चूंकि इस अभिक्रिया में COH बंध विखंडन होता है ना, यहाँ कौन सा बॉन्ड फीजन हुआ, COH बॉन्ड फीजन, बंध विखंडन, ठीक है, थोड़ा लिख देना इसको। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये जो टर्बिडिटी आ रही है तो आपको लिखना है 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली, तुरंत आविलता देते हैं। अवक्षेप लिख दो, ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अवक्षेप लिख दो, है ना। फिर 2 डिग्री अल्कोहल तो आपको बताना है 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर टर्बिडिटी दे देंगे। और 1 डिग्री अल्कोहल चूंकि न्यूनतम क्रियाशील है तो आधे घंटे बाद या गर्म करने पर टर्बिडिटी दे सकते हैं। यह है आपका ल्यूकस टेस्ट। नेक्स्ट वही है, ल्यूकस टेस्ट हमने पढ़ ही लिया है। फिर अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पे जल में विलेयता घटती। तो देखो अल्कोहल का अणुभार कैसे बढ़ेगा, मतलब तुम कहोगे मैथेनॉल से आगे एथेनॉल पे चले जाओ और एथेनॉल से आगे प्रोपेनॉल पे चले जाओ, यही तो बोलोगे। तो यहाँ
तो आप समझाओ इसको कि भाई देखो अल्कोहल के दो भाग होते हैं, ROH। R मतलब अल्कोहल में एक तो होता है एल्किल समूह, एक होता है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह, हिंदी में भी यही लिखना है, ठीक है। ये अब एल्किल समूह जल विरोधी होता है, हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोक्सिल समूह जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक। लेकिन तुमने नोटिस किया अणुभार बढ़ रहा है तो OH में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैथिल से बड़ा एथिल, एथिल से बड़ा प्रोपिल। तो तुम बताओगे अणुभार बढ़ने से अल्कोहल में जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, जल विरोधी समूह, जल विरोधी भाग बढ़ेगा। अब जल के विरोध करने वालों को लाओगे तो जल में विलेयता बढ़ेगी कैसे, घटेगी ना, जल में विलेयता घटेगी। ये सारे की पॉइंट्स जो है बच्चे ये आपके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, HI के साथ आपको रिएक्शन लिखनी है, एक सेकेंड, चलो। हाइड्रोजन आयोडाइड की निम्नलिखित के साथ समीकरण लिखिए। पहला देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब देखो प्रोपॉक्सी मतलब 3 कार्बन है ना, और इधर भी प्रोपेन है, ईथर है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया HI के साथ करा दो, H+I-। अब तुम सोचो दोनों में 3-3 कार्बन है, कोई लड़ाई नहीं है, ऑक्सीजन किसी के साथ ही भेज दो, क्या सोचे। तो ऑक्सीजन जिसके साथ गया वो नेगेटिव, नहीं गया वो पॉजिटिव, किसके साथ ही भेज दो, दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा। तो इधर H दे दो, इधर I- दे दो। तो बोलो आंसर तो बना लिया होगा तुमने। अगर तुमने आंसर बनाया प्रोपेनॉल, सही है, और दूसरा क्या बनाया, बोलो कॉमन नाम लिखो, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, तुमने लिखा होगा 1 आयोडो प्रोपेन, एक ही बात है। अब देखो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन बना दो और मिथॉक्सी। अब HI से अभिक्रिया कराओ तो ठीक है भाई, H+I-। अब तुम्हें फिर सोचना है बेंजीन से O को अलग नहीं करना, बेंजीन ज़्यादा चीज़ों को अलग करते नहीं, बेंजीन अकेला रहना पसंद ही नहीं करता है ना। ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड में अनुनाद है, अनुनाद की वजह से स्थायित्व है, तो बेंजीन से O को अलग नहीं करना है, भाप लग जाएगा, नहीं अलग करना है, बेंजीन से O को अलग नहीं करना है। तो फिर ठीक है ना, इधर H+, इधर I-। तो यहाँ मेरा आंसर है फिनॉल और दूसरा मेरा आंसर है CH3I। थर्ड देखो बच्चे, बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजीन CH2O C2H5, अभिक्रिया करानी है HI से, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब बेंजीन से O को नहीं अलग करना था, CH2 को कर दे, नहीं, बेंजाइल कार्ब केटायन, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, ये भी अनुनाद दर्शाता है, ये भी स्थायी है ना। अगर इस तरह का नॉलेज चाहिए तो फिर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वीडियो जरूर देखो, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट बनते हैं। अभी एग्जाम में टाइम है, आपका टारगेट नीट है, JEE मेंस है, JEE एडवांस्ड है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस देखो, उनमें ये ऐसे ही लगेगा ये तो बच्चों वाले सवाल है क्या है ना, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सिमिलरली जैसे फिनॉक्साइड आपने याद कर लिया भाई, ठीक है, फिनॉक्साइड में अनुनाद है। अब आप ध्यान रखो बेंजील कार्बोनाइन में भी अनुनाद है। अब HI में तो क्या ही तकलीफ है, देखो इधर I दे दो, इधर H दे दो, तो आपका आंसर बेंजाइल या बेंजिल आयोडाइड है ना, प्लस क्या हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। चलो ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराओ, तो अभी मैंने कराई थी इसी लेक्चर में, तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, तुम इसको कंप्लीट करो। ये ग्रीनियर अभिकर्मक, ये है फॉर्मल्डिहाइड, बॉन्ड इधर तोड़ना है, ठीक है, इंटरमीडिएट बनाओ और जल अवघटन करो और आंसर देखो, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH अगर तुम्हारा आंसर है तो सही है, नहीं तो वापस वीडियो को बैक करके देखो कहाँ गलती की। अब डाईइथाइल ईथर का हेलोजिनेशन अभी कोर्स में तो नहीं है, बट ठीक है चलो
देखो भैया यूपी बिहार बोर्ड में क्या ये वाले क्वेश्चंस भी हो रही है, किसी ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था। देखो भाई, दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हो डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन हैलोजन से, एक एब्सेंस ऑफ लाइट और एक डायरेक्ट सनलाइट। एक तो डार्क है ना, और एक सनलाइट। डार्क मतलब अंधेरे में, और सनलाइट मतलब तो समझते ही हो, ठीक है। अब ये भी पता है सनलाइट में तेज होगी, यहाँ धीमी होगी। तो यहाँ सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। मतलब अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्लोरो लगा दो, वो भी एक बार, ठीक है। तो इसका नाम है अल्फा, अल्फा डैश, क्योंकि दोनों ही अल्फा है, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाईथाइल ईथर। सनलाइट में सबको उड़ा दो, कितने 10 हाइड्रोजन है ना, तो 10 के 10 हाइड्रोजन उड़ा दो। CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, ये है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और जिस बच्चे ने टेलीग्राम में मैसेज किया था, ये 2-3 बार पूछा भी था, आप बता नहीं रहे हो, मैंने कहा आएगा जब बता दूंगी। तो पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, सनलाइट में ये है, डार्क में ये है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत पालना, ठीक है। चलो, अल्कोहल की रिएक्शन, यार वो तो बहुत ज़्यादा सरल है। अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराओ। अब PCl3 होते ही तुम 3 अल्कोहल लो, क्योंकि PCl5 में तो क्या होता था, ज्यामिति थोड़ी ऐसी होती थी, पहले 2 Cl अलग होते थे, यहाँ एक एक करके तीनों Cl जो है ये R से कनेक्ट होंगे और ये बाहर जाएगा फॉस्फोरस एसिड। यहाँ आपका आंसर है RCl प्लस H3PO3। और अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड तुम्हारे पिछले लेक्चर में भी आया था, याद करो। अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड क्या अपने आप बना लोगे क्या बच्चे? कितनी बार तो पढ़ लिया हमने। बोलो क्या गया? HCl SO2, आंसर RCl, पिरिडीन की प्रेजेंस में बन जाएगा। ये तो छोड़ो यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दो। अब मैं इसको तुम्हें प्रोपीन से करा रही हूँ, इथीन वाला सिंपल है इसलिए। देखो, हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन की अभिक्रिया B2H6 बोरोन हाइड्राइड से कराते हैं। अब बोरोन हाइड्राइड एक एक करके अपने तीनों हाइड्रोजन छोड़ देगा। बोरोन हाइड्राइड पहले एक हाइड्रोजन आपको देगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन देगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन देगा। 3 बार थोड़ा ना अभिक्रिया करेंगे, इसलिए मैंने 3 एल्कीन पहले ही लिख दिए, है ना। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन माइनस है और वैसे भी बोरॉन भीड़ नहीं करेगा बीच में अटैक करके, साइड में अटैक करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली बोरॉन तो बड़ा ही है ना। तो बस सिंपल रिएक्शन, हाइड्रोजन वहां जाएगा तो माइनस कहाँ जाता है। अब हाइड्रोजन माइनस है तो हम क्या करें, हमारा रूल तो यही है ना, माइनस वहां जाता है जहाँ हाइड्रोजन काम है, तो यहाँ लगा दो। तो यहाँ आपके पास आंसर है CH3 CH2 CH2 और ये खाली वैलेंसी। फिर देख लो CH3 CH2 CH2 और ये वैलेंसी खाली, फिर CH3 CH2 CH2 और ये खाली। तो बोरॉन लेगा भाई, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन लेंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, मुझे भी तो कनेक्शन दो। तो बोरॉन इन तीनों से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑक्सीडेशन, तो आप NaOH की प्रेजेंस में, सांद्र क्षार की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से करा दो। अब मैं फिर 3 लिख देती हूँ तो तुम करा ही लोगे, अब क्या है ना। बोरॉन थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हुआ था, तो बोरॉन तो अपना बोरिक एसिड बना के अलग हो जाएगा, ये वापस रीअरेंज हो जाएगा बोरिक एसिड में, और आपका आंसर CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो ऐसा सवाल आ जाए, एक ऐसी अभिक्रिया जो होती तो मार्कोनिकॉव के अनुसार है, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉव होता है, तो हाइड्रोबोरेशन ही लिखना है। क्योंकि देखो, पहले स्टेप में हमने एल्कीन को H ही दिया है और आखिरी स्टेप में हमने OH दिया है। बोरॉन तो हमने दिया और वापस भी अलग कर दिया, तो HOH दिया है, लेकिन इस बार H माइनस था। आई बात समझ में ना। तो हमने तो मार्कोनिकॉव के हिसाब से कराई थी। अगर मैं एल्कीन में पानी मिलाती तो H प्लस OH माइनस होता, तो मेरा आंसर 2 प्रोपेनॉल होता, लेकिन यहाँ मेरा आंसर 1 प्रोपेनॉल है, तो इसमें टेंशन नहीं पालना है। हम क्या करें, हम तो मार्कोनिकॉव के हिसाब से चल रहे हैं। तो वो अभिक्रिया जो होती तो मार्कोनिकॉव के अनुसार है, लेकिन उत्पाद एंटी मार्कोनिकॉव होता है। आंसर याद रखेंगे, हाइड्रोबोरेशन। आखिरी सवाल पे हूं मैं बस। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन स्टीम वॉलेटाइल से पृथक करने पे भाप में वाष्पशील कौन है? 50 बार तो हमने पढ़ा है, ये फिनॉल। ऑर्थो पे नाइट्रो, ठीक है, और ये फिनॉल, पैरा पे नाइट्रो। अब यहाँ दूरी ज़्यादा है कि नहीं?
तो हम कहेंगे हाँ भाई दूरी ज़्यादा है, तो क्या करें, दूरियां ज़्यादा है तो आपस में तो बंध नहीं बनेगा, है ना, ठीक है नहीं बनेगा तो हम कौन सा वेट कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है चेक कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों तो आसपास में हैं, तो भाई यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ऐसे। एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ आपस में नहीं बन सकता क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये कहेगा मैं इसके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, ये कहेगा मैं इसके साथ बना लेता हूँ, ये कम नहीं, ये आगे बॉन्ड बना लेगा, ये आगे बॉन्ड बना लेगा, तो ये पूरी कॉलोनी बस गई ना, सब पास पास आ गए, है ना। ये आपस में अपने घर में ही खुश थे, ठीक है हम अपन यही, इन्होंने कहा चलो आपस में तो अपन नहीं बॉन्ड बना पा रहे तो चलो कोई बात नहीं, पूरा गाँव बसा लिया। अब यहाँ देखो ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हिंदी इंग्लिश का थोड़ा टेंशन है ना, हिंदी में अंतरा लिखते हैं पर इंग्लिश में इंटर होता है, और इधर इंट्रा लिखते हैं बट अंतः होता है, ध्यान रखना। तो ये अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। अब ये तो तुम 25 बार पढ़ चुके हो भाई, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध है तो अणु पास पास आ जाते हैं, इसलिए संगुणन हो जाता है, फिर इनको अलग करना मुश्किल है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। यहाँ पड़ोसी को पड़ी नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, और उसको भी नहीं पड़ी अगले वाले को यह क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ अंत अणु हाइड्रोजन बंध है, यहाँ किसी प्रकार का कोई संगुणन नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, कोई एसोसिएशन नहीं है, सब दूर दूर रहते हैं। तो सब दूर दूर रहते हैं तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब इसने बॉइलिंग पॉइंट पूछा ही नहीं, इसने कहा भाप में वाष्पशील कौन है, तो क्वथनांक कम है तो वाष्पशील ज़्यादा होगा ना, तो क्वथनांक कम है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप में वाष्पशील होता है, तो ये फटाफट उड़ जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, इसलिए हम इनको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। नाम पूछा है ना, भाई लिखो नाम, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल है और पहला वाला स्टीम वॉलेटाइल नहीं है, उल्टा इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है एक कोई चैप्टर लेना, फिर उसको टाइप कराना, फिर इम्पॉर्टेंट करवाना, फिर अब तक पहुंचाना, तो एक लाइक बनता है, एक अच्छा सा कमेंट बनता है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो लिख दो मैडम नहीं समझ में आया तेज पढ़ा दिया, उसमें क्या धीरे पढ़ा दूंगी अगली बार, है ना। लेकिन अब देखो एग्जाम है, ये स्पीड नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा। कितने क्वेश्चन किए हमने, 23 तो क्वेश्चन किए, 1-1.5 घंटा लग गया। तो अब मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं, तुम एग्जाम में के क्वेश्चन को लिखने बैठोगे, प्रॉपर जमा के लिखोगे तो तुम्हारा समय तो और ज़्यादा लगना है, आई बात समझ में। तो फिर ये स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी, इससे कम तो होगा नहीं, है ना। तो कुछ डाउट हो, कुछ इश्यूज हो तो बता देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कह देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।